हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अगला लेक्चर टेंजेंट नॉर्मल का, है ना। और आज हम इस लेक्चर में पहले देखेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में। फिर कैसे किसी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन हम निकालेंगे यदि कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, और कैसे किसी कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे यदि कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वर्ड यूज, है ना, स्ट्रेट लाइन में। अब देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे किसी स्ट्रेट लाइन का हम लोग निकालते हैं। यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है ना, तो थीटा को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसे देखिए ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया, है ना। तो ये थीटा जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन एल है, ऑफ लाइन एल, ठीक है ना। इस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात निकलती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओरिजिन से राइट मान करके चलें, या ओरिजिन से, है ना, लेफ्ट साइड भी एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही आएगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आप देख रहे हैं एंगल, मान लीजिए एंगल अल्फा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आपको तो ये लग रहा होगा ये तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, नहीं, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है अल्फा। अरे पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में यदि आप आ रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट कहीं -5 है, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर यदि आप आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर आ रहे हैं ना। जैसे -5 से -4 पड़ा है, -4 से -3 पड़ा है, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आप, है ना, मूव कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा, इसको हम ये नहीं बोलेंगे यार ये देख लो नेगेटिव साइड में है ये जो एंगल बनाया, तो ये नहीं होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल, है ना, बना रही है कोई स्ट्रेट लाइन, है ना, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा 135 कर देते हैं। ये 90 डिग्री है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इसको दे देते हैं नाम इसका L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है ना, L1, L2, L3 देखिए L4। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जैसे आपके दिमाग में ये बात भी आएगा क्या हम ये एंगल कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए, जब आप इधर से ऐसे एंगल बना रहे हैं, इधर से ऐसे, तो आप क्या कर रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। एंगल कैसे बनाए हम, थोड़ा सा आगे गए और फिर बनाए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर गए ना, तो ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। जैसे मान लीजिए ये है बीटा, तो क्या किए हम, पहले निगेटिव डायरेक्शन में आए, उसके बाद फिर एंगल को दिखाए, तो ये एंगल जो होगा ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होगा। इसको यदि हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा बोलना, ठीक है ना। जैसे अभी देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आगे गए, फिर एंगल को मेजर किए, है ना, फिर मान लीजिए ऐसे आते और फिर ऐसे बताते, फिर ये हो जाता कि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ये मान लीजिए अल्फा होता, तो ये पाई माइनस अल्फा होता, ये बात आपको मालूम है। तो इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं बोलते, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनना चाहिए, है ना, तब तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम मानेंगे उस एंगल को, अन्यथा नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ ले लेते हैं लाइंस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब चलिए L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालते हैं ना। L1 जो हुआ ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, देख लीजिए। L1 ये है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। सो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप बोल दीजिए 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2, ठीक है ना, π/2 बोलते हैं। आगे आइए L2 पर। L2 देखिए यहाँ पर है, तो L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे को निकालना है। देख लेते हैं यहाँ पर L2 जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है ना। ये जितना एंगल बनाएगा वही इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो ये जो है ना 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री है ना, और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, π/3। तो π/3 एंगल बना रहा है ये। उसके बाद देखिए L3 यहाँ से आपको दिखेगा। L3 देखिए क्या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना ही नहीं रहा है। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ भी एंगल बना रहा है, नहीं ना। तो आप बोल दीजिए 0, मतलब 0 डिग्री बोल दीजिए, या रेडियन में 0 बोलिएगा तो चलेगा, है ना। उसके बाद चलिए L4 पर आते हैं ना। L4 तो ये लाइन है, और देखिए ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो बना रहा है ना, ये है, ठीक है। अब ये तो एंगल आपको मालूम नहीं है, बट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अरे आप देख सकते हैं जब दो लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल भी होता है इसे। ये 135 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 135। इस एंगल का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ना, ये नहीं होकर के क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 135 डिग्री, इसको आप 3π/4 भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। देखिए जिस किसी भी लाइन हो या एक्सिस हो या जिस किसी का भी निकालना है आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो वो आप ऐसे देखिए कि वो लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। यदि बना रहा होगा तो जो एंगल बना रहा होगा वही होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना।
देख लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही नहीं बनाता है, इसका मतलब 0 या 0 डिग्री बोल दीजिए, है ना। अब वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा 90 डिग्री, चूंकि देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं π/2, है ना। ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस L1, L2, L3, L4, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। सबका हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखिए यहाँ कैसे निकाल लिए हैं, समझ में आया ना। कोई स्ट्रेट लाइन, मतलब इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा जो होगा ना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा ना 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, याद रखिएगा। ये जो होगा ना 0 to पाई होगा, पाई नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा स्लोप ऑफ लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं, ये है ना। देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइंस किसे कहते हैं हम लोग, लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। यदि थीटा किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहे तो tan थीटा उस स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना। और स्लोप है ना इज कॉल्ड स्लोप एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय m, thus m इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, ये लाइन है मान लीजिए L, यदि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आ जाएगा, थीटा। और इसका देखिए स्लोप क्या होगा, यदि इस लाइन का स्लोप m है, ऐसे स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, तो आप tan थीटा निकाल लीजिएगा, है ना, तो इस लाइन का आपको स्लोप मिल जाएगा। आगे बात समझ, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि मेरे को मालूम है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हाँ याद रखिएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 होगा पाई नहीं होगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको यदि आप इंटरवल में लिखेंगे तो क्या आपको ऐसे लिखा जाता है, मालूम है ना। इसको 0 होगा, है ना, थीटा का वैल्यू पाई से कम होगा बट पाई नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इस लाइन का स्लोप कहेगा निकालने के लिए, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, देखिए स्लोप हो जाएगा 10, जितना एंगल बनाया है ना वो 10 के आर्गुमेंट में रखिए, और इसका आ जाएगा क्या 1/√3। (45 डिग्री यदि इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप देखिए क्या आ जाएगा tan 45, डेट इज इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा 1।
देखिए इसका काफ़ी यूज़ है ना टेंजेंट नॉर्मल में। यदि आपको ये नहीं आता है तो हम ये मान करके नहीं चल रहे हैं अभी कि आप स्ट्रेट लाइन आपका अच्छा है, 11th क्लास आप अच्छे से पढ़ करके 12th में आए हैं, है ना। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, एक एक चीज़ को बता देते हैं जो टेंजेंट नॉर्मल में जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। समझ में आया क्या? यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसी लाइन का पता रहे तो स्लोप निकालना कितना आसान है। सीधा सीधी उस एंगल का 10 ले लीजिए, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए स्लोप ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय एम ऑफ ए बी। एक सिंबल हो गया ना, कहीं यदि हम ऐसे लिखते हैं एम ऑफ ए बी तो आप समझ जाइएगा एम मतलब स्लोप, ब्रैकेट का मतलब जानते हैं ऑफ होता है ना, ए बी मतलब ए बी का स्लोप। इसको ऐसे पढ़ेंगे ए बी का स्लोप, ठीक है, 1 नंबर में। अब जैसे मान लीजिए मेरे को एम ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, तो मतलब जिस किसी भी लाइन का स्लोप के ही निकालने के लिए सबसे पहले उसका आप क्या कीजिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल लीजिए, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि आपको पता चल गया तो उस एंगल का 10 निकाल लीजिए, वही स्लोप हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अभी जस्ट देखिए हम लिखे थे, है ना, 0 आया था, तो इसका एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना रहेगा तो 10 के आगे में इसका एंगल ले लीजिए, 10 0 हो जाएगा 0। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं एम ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, इक्वल्स टू 0। 2 नंबर में देखिए एम ऑफ वाई एक्सिस। अब देखना ये है कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाई एक्सिस का यदि मेरे को मालूम हो जाए तभी इसका हम स्लोप बता पाएंगे। इसका तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे को मालूम है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है ना। सो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा ना π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि π/2 होगा तो 10 π/2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए जो कि इनफाइनाइट होता है ना। समझ में आया ना। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में यदि 2 लाइन पैरेलल रहेगा, 2 लाइन ही नहीं 2 या 2 से अधिक लाइन भी पैरेलल होने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन्स क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये जो एंगल बना रहा होगा ना वही एंगल ये बनाएगा, वही एंगल ये बनाएगा, वही एंगल ये बनाएगा। चूंकि ये दोनों लाइन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल को यदि देखा जाए तो ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यदि बराबर रहता है तो लाइन पैरेलल होता है। ये बात आप जानते हैं, 9th क्लास के ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे ये चीज़, है ना। ऐसे 7 से ही पढ़ने के लिए है। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसका स्लोप यदि पूछा जाए आपसे, इसका स्लोप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, tan थीटा। फिर इस स्ट्रेट लाइन का यदि स्लोप आपसे पूछा जाए तो भी आप क्या करेंगे, tan थीटा ही बताएंगे। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप यदि आपसे पूछा जाए तो भी आप tan थीटा ही बताएंगे। और इस स्ट्रेट लाइन का यदि स्लोप आपसे पूछा जाए तो भी tan थीटा ही बताएंगे, है ना। यदि हर एक एंगल का मतलब 10 आप निकाले हैं, यहाँ पर निकालेंगे, है ना, सबके सब क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो सबका स्लोप इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan थीटा tan थीटा आया है कि नहीं है। इसका मतलब सबका स्लोप क्या है, बराबर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन इट्स स्लोप आर इक्वल, है ना। यदि 2 लाइन क्या रहे, पैरेलल रहे तो इनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं इफ़ एम ऑफ L1 इज M1, ये इसका मतलब L1 का स्लोप क्या है, M1 है। अच्छा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम फ्रेश करके यहाँ पर लिख देते हैं ना। चलिए इसको 5 नंबर कर देते हैं। लेट M1 M ऑफ L1 इक्वल्स टू M1 एंड M ऑफ L2 इक्वल्स टू M2 एंड इफ A में है L1 इज पैरेलल टू L2 देन M ऑफ L1 इक्वल्स टू M ऑफ L2। मतलब क्या,
यदि दो लाइन पैरेलल लेगा दोनों का स्लोप इक्वल होगा। देख लीजिए यहाँ पर m ऑफ L1 इक्वल्स टू क्या लिखे हैं हम, m ऑफ L2, चूंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और बी नंबर में आप ऐसे बोल सकते हैं इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन क्या हो जाएगा, m ऑफ L1 इंटू m ऑफ L2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। ये दोनों इतना यूज का चीज़ है ना पूरे टेंजेंट इन नॉर्मल में, है ना, मतलब इतना बार आपको आएगा, महसूस होगा वहाँ पर कि स्ट्रेट लाइन हम आपको क्यों पढ़ाए थे, है ना। जब बच्चा 11th से पढ़ता है एक ही टीचर के पास, यदि वही बच्चा 12th में जाता है तो उस टीचर को पता रहता है बच्चे में कहाँ कमी है, कहाँ, है ना, मतलब वो कितना जानता है, ठीक है। तो ये हम ये मान करके चलते हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इतने बेसिक से लेकर के जा रहे हैं ना, ताकि जब हम टेंजेंट इन नॉर्मल में ये सब कंसेप्ट का यूज़ करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि दो लाइन क्या रहे पैरेलल तो दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, इक्वल। और यदि दो लाइन परपेंडिकुलर रहे तो दोनों के स्लोप को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 के बराबर आ जाएगा। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं उसमें से किसी एक का स्लोप यदि मांगेगा जिसका पता रहेगा -1/, उतना कर लीजिएगा। जैसे m ऑफ L2 -1/m ऑफ L1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दोनों लाइन है, कोई ज़रूरी नहीं है x एक्सिस एंड y एक्सिस की तरह ही दिखेगा, ठीक है ना। चलिए हम इस प्रकार से लाइन ले लेते हैं, नहीं तो बच्चे को हमेशा लगता है कि कहीं x एक्सिस और y एक्सिस का तो बात सर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मान लीजिए इसका स्लोप है 2 और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन का स्लोप यदि आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप आप क्या बताएंगे। देखिए ये दोनों है परपेंडिकुलर, है ना, तो इसका मतलब इसका स्लोप मेरे को निकालना है तो नहीं मालूम है तो m मान लेते हैं, है ना। जब आपको इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप आपको निकालना है और आप ये जानते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा ना। इसीलिए m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2। मतलब इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1/2। अभी देखिए जस्ट हम आपको बोले जिस किसी का भी स्लोप आपको निकालने के लिए किया जाएगा, -1 निकालने के लिए कहा जाएगा, -1/, क्या करना है आपको, जिसका गिवन रहेगा ना उसका स्लोप से डिवाइड लगा देना है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब दो लाइन पैरेलल रहेगा तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर में, जैसे मान लीजिए m ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसका आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वाले स्ट्रेट लाइन का, है ना, स्लोप यदि पूछेगा आपसे इसका स्लोप क्या होगा तो आप क्या बताएंगे। इसका स्लोप हो जाएगा -a/b, आप ऐसे बोल सकते हैं, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ, ये ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि यदि हम -a/b लिखते हैं तो बच्चे लोग देखिए कहाँ गलती करने लगते हैं, आपको हम यहाँ बता देते हैं। जैसे बच्चों को दे दीजिए 2y - 3x + 5 इक्वल्स टू 0 वाले लाइन का स्लोप मेरे को चाहिए, तो वो क्या करता है ना, वो ये देखता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं देख करके उसको ये लगता है कि अब जो है ना a की जगह p है, b की जगह पर -3 है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, है ना, एक्चुअली ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि देखिए इसका फॉर्म है ax + by + c इक्वल्स टू 0, या आपको ये मालूम है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका स्लोप क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -3 बाय कोफिशिएंट ऑफ y 2, क्या देखें आप 3/2 आ गया ना। अब कहेगा क्या, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ज्ञात करें, है ना। अब हम ये बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2y - 3x + 5 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको उस लाइन का स्लोप निकालना है जो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। अभी देखिए इस लाइन का स्लोप आप निकाल लिए हैं, मान लीजिए ये लाइन यही है, ये लाइन है दिया हुआ आपका 2y - 3x + 5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसका स्लोप मेरे को निकालना है ना।
और इसका स्लोप अभी आप निकाल चुके हैं पहले ही। इसका स्लोप हम क्या बोले हैं, इसका स्लोप बोले हैं माइनस, पहले देना पड़ेगा आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर -3। अभी देखिए निकाले हैं 3/2 आया है ना। तो इस लाइन का, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप यदि आपसे पूछा जाए तो आप सीधा सीधी इसको क्या कीजिए, -1 है ना, और 3/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा -2/3। मतलब इसी को क्या कीजिए, उल्टा लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। मतलब आप बोल सकते हैं इसके रेसिप्रोकल का जो निगेटिव होगा ना, वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बता देगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं ये कैसे आ जाता है ना। ax + by + c = 0 का स्लोप -a/b कैसे आता है। अब देखिए हम आपको बताए हैं ना, dy/dx का जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे उस टाइम में dy/dx का मतलब बताए थे, ये जो है ना किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप को दिखाता है, ठीक है ना। और जिस कर्व का आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए है ना, उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आज मेरे को इसके टेंजेंट का स्लोप चाहिए, मतलब इसका ये खुद एक लाइन है ना, इसका स्लोप चाहिए, तो इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ax का dc आ जाएगा ab इंटू ये हो जाएगा क्या, dy/dx कांस्टेंट का dc 0 = कितना, 0। और यहाँ से जब आप dy/dx का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -a/ कितना आ जाएगा, b। देखिए क्या यही निकला था, लेकिन इतना याद करेंगे मतलब इतना करना पड़ेगा तब जा करके आपको निकलेगा -a/b। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको याद कर लीजिए, बहुत बार आएगा आपकी ज़िंदगी में, है ना। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। कितना आप डिफरेंशिएट करते रहिएगा, आप याद कर लीजिए ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे को दे देगा m(y) = 2 का स्लोप, ठीक है। तो क्या आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म को फॉलो कर रहा है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है, तो 0 × x + 1 × y - 2 = 0 कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है। पहले आप ये बताइए, हाँ तो क्या करना है, माइनस देना है इसका स्लोप के लिए, माइनस x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब y = 2 जो लाइन है ना, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे मान लीजिए x = 2 वाले लाइन का मेरे को स्लोप चाहिए, इसका स्लोप x = 2 का स्लोप चाहिए मुझे, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसका स्लोप चाहिए। क्या हम आपको बताए हैं, माइनस दीजिए x का कोफिशिएंट 1 बाय y का कोफिशिएंट है ना, तो ये देखिए -∞, ठीक है। अब आगे चलते हैं, m(2x - 3y) = 0। क्या करेंगे, माइनस देंगे x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, है ना, तो 2 कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया क्या। अब चलिए आगे चलते हैं, x + y - 2 = 0। इस लाइन का स्लोप चाहिए, क्या करेंगे, माइनस देंगे x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, दिस इज -1, ठीक है ना। स्लोप निकालने के लिए आपको आप सीखे क्या, स्लोप निकालने के लिए आपको आया, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का स्लोप हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्या। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, अब देखिए उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेरे को निकालना है जो क्या 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यही एक लाइन है जो 2 गिवन पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जो जिनका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए है x1, y1, और ये जो पॉइंट B है ना, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। मतलब ये दोनों गिवन पॉइंट है
उससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और इसका मेरे को स्लोप निकालना है। आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए, है ना, जब तक उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे को मालूम नहीं चलेगा तब तक उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब आप जानते हैं कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो उस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए लाइन ही है, लाइन सेगमेंट थोड़े ना, लाइन है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। और मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाया, मान करके चलते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या किया, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, थीटा एंगल बनाया, ठीक है। ये बात आपको मालूम है। अब चलिए मेरे को इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब हम आपको बताएं, यदि किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या रहे, थीटा हो, तो टेन थीटा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। अभी देखा जाए तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा ना, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब मतलब एक दिमाग में आ गया है बात कि मेरे को क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, है ना। टेन थीटा मेरे को निकल गया तो स्लोप निकल गया, यही चीज़ तो निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इस पॉइंट से वाई एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा y1, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये x1, ठीक है। अब फिर चलिए इस पॉइंट का मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को माप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x2 और ये है y2, ठीक है। मेरे को निकालना है टेन थीटा, दिमाग में ये बात बैठा लिए। टेन थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना, p/h। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपको टेन थीटा निकालना रहता है तो क्या करते हैं आप, p/b, h नहीं, p/b, है ना, टेन थीटा होता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए एक्सटेंड कर देते हैं, आप जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, और ये आप जान रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखने क्रम में क्या किए थे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाले थे। तो ये लाइन और ये लाइन हो गया क्या, पैरेलल। जब ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, और ये देखिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना। दो लाइन जब पैरेलल रहे, उसको यदि कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मेरे को बेस पता चल जाए, परपेंडिकुलर पता चल जाए, हाइट पता चल जाए, तो टेन थीटा निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मालूम है, x2 है, हाँ यार। अरे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, इस पॉइंट से y एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जानते हैं आमने सामने का साइड का लेंथ होता है इक्वल, तो ये है x2, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, x2, ठीक है ना। ये मतलब x2 हो गया, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है x1। तो आपको क्या, चलिए मेरे को पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 यदि कर लेंगे तो ये साइड जो आपको दिख रहा है इसका लेंथ पता चल जाएगा ना, x2 माइनस x1, और ये यहाँ से यहाँ तक है y2, और ये कितना है y1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1। अब चलिए हम क्या करते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा होता है p/b, और p के जगह पर क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 b के जगह पर, ये निकल गया, ठीक है। अब आपको महसूस हुआ क्या, इसमें देखिए कहीं भी थीटा का टर्म आया, थीटा नहीं आया। इसमें जो गिवन था ना, गिवन क्या था, x1 y1 और x2 y2, इतना में ही क्या हो गया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकल गया, थीटा ऑटोमेटिक हट गया। मतलब इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने का तरीका ये है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप यदि निकालने के लिए दिया जाए आपको, ठीक है,
तो सीधा सीधी डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बोल देंगे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब क्या, हम ऐसे y1 माइनस y2 लिख सकते हैं यहाँ पर? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसे देखो यहाँ पर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है, यहाँ से -1 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, फिर यहाँ से भी -1 बाहर निकाल लेते हैं x1 माइनस x2, ये माइनस कट गया, बचा क्या y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है ना। तो इसको याद रखने का तरीका हम कैसे ढूंढें, ऐसे करेंगे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को न्यूमरेटर में लिखेंगे। मतलब अभी आपको पता चला ना कि y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर y2 माइनस y1 लिखा हुआ है। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम y2 में से y1 घटाए थे तो x2 में से x1 घटाना पड़ेगा मेरे को डिनोमिनेटर में। नहीं आई बात समझ में? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत होता है, मतलब यदि इसके y में से इसके y को घटाए तो डिनोमिनेटर में इसके x में से इसके x को मेरे को घटा के लिखना पड़ेगा। यदि हम इसके y में से पॉइंट A के y में से पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट को यदि घटाते हैं, घटा करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो मेरे को डिनोमिनेटर में इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को घटा करके लिखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? हाँ याद रखिएगा ये बात। वही चीज हम बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा m ऑफ ab को, ठीक है ना, मतलब ab के स्लोप को याद रखने का तरीका, यदि कोई स्ट्रेट लाइन 2 फिक्स पॉइंट से पास करे तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। क्या करते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 दोनों चलेगा, ठीक है ना। बहुत लोग यूज करते हैं ये, अपना मन है, आपको जो मन है यूज करने कीजिए, मेरा मन जो होगा वो करेंगे हम, है ना, ठीक है। चलिए अब हम एक ये देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, है ना, मतलब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल इन टर्म ऑफ स्लोप्स, है ना, मतलब स्लोप के टर्म में किसी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई स्ट्रेट लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास करे, ठीक है ना, तो उसका स्लोप होता है क्या, यदि वो दोनों फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, देन स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है ना, या y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, ठीक है ना। चलिए एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स in terms of slopes, मतलब देखिए स्लोप के टर्म में दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और चलिए इसका स्लोप मान लेते हैं m1 और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या मान लेते हैं m2, है ना। अब आपको एक आइडिया आ गया होगा, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। तो मान लीजिए इसके बीच का एंगल क्या है, ये थीटा। अरे ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल यही है ना, हाँ है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल यही है। और देखिए ये कोई न कोई एंगल बना रहा होगा ये लाइन, और ये देखिए ये मान लेते हैं बीटा, ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अरे नहीं आई बात समझ में, ये इसका स्लोप यदि ये निकालेंगे हम तो ये देखेंगे ना, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, हाँ है ना। इसका स्लोप यदि हम m1 माने हैं तो आप बोल सकते हैं ऐसे 10 बीटा आपको दिया हुआ है m1, जहां 10 बीटा आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, m1 का यूज करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन यदि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है, तो 10 अल्फा आपको बोलना पड़ेगा क्या, m2, हाँ है ना, m2 आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए आपको तो ये अल्फा बीटा दिया हुआ नहीं था, मालूम है तो केवल थीटा, चूंकि आपको मालूम भी नहीं है, मालूम करना है मेरे को, थीटा को मालूम नहीं है, मालूम करना पड़ेगा। मतलब ये अल्फा बीटा को तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। अल्फा देखिए जो भी पैरामीटर आप अपने मन से मानते हैं किसी भी चीज़ को प्रूव करने में, है ना, उस चीज़ को आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, उस इक्वेशन में रहने ही नहीं देंगे। वो रहेगा, मान लीजिए हम अल्फा बीटा माने, कोई फाई साई मान लेता, कोई मान लीजिए इसको अल्फा डिग्री बीटा डिग्री मान लेता, है ना। इसीलिए जो चीज़ हम माने हैं ना उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे इक्वेशन से, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, है ना, क्योंकि वो मेरे लिए ही मान्य है और लोगों के लिए नहीं है। कोई कैपिटल ए कैपिटल बी मान लेता तो भी चलता वहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं चूंकि आपको निकालना है टेन थीटा, एंगल निकालना है ना, मेरे को एंगल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा। आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जब आप जाएंगे, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, तो ये जो ट्रायंगल आप एबीसी मान लीजिए है ये, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। तो आप निकाल लीजिए थीटा, यहाँ से थीटा जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, है ना। चूंकि टेन बीटा टेन अल्फा पता है आपको, दोनों तरफ टेन ही लेना पड़ेगा। ये तो आपको आइडिया आ रहा है ना टेन हम क्यों लिए, चूंकि टेन अल्फा टेन बीटा आपको पता है, तो टेन लेंगे तभी तो टेन अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें क्या आ जाएगा, टेन अल्फा एंड टेन बीटा का टर्म आ जाएगा। टेन अल्फा और टेन बीटा की जगह पर क्या करेंगे हम m1 m2 रख देंगे, चूंकि m1 m2 आपको मालूम हो रहेगा, है ना। ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जब आप एंगल निकालेंगे तो उसका पक्का स्लोप गिवन रहेगा, या नहीं तो ये पूछेगा इसमें से कोई भी तीन चीज इसमें देखिए है, एंगल, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इसमें से कोई दो चीज जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तीसरा चीज आप निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेरे को बताइए, जब एक स्ट्रेट लाइन जो है ना इस स्ट्रेट लाइन के साथ 35 डिग्री एंगल पर क्या कहते हैं, नहीं 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है ना, मतलब झुका हुआ है, तब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, चूंकि आपको 10 के टर्म में ही दिया हुआ है अल्फा बीटा, इसीलिए 10 लेने का मेरे मन में आइडिया आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 10 थीटा इक्वल्स टू, है ना। और देखिए चूंकि आपको ये इससे तो कोई मतलब है नहीं ना, इसको आप हटा दीजिए। कैसे हटेगा, देख लीजिए वहां पर 10 बीटा का वैल्यू m1 है, 10 अल्फा का वैल्यू m2 है, तो आप यहां बोल सकते हैं m1 माइनस, नहीं यहाँ प्लस होता है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। ये निकल गया 10 थीटा। फिर भी देखिए यहाँ पर एक लोचा हो जाएगा, क्या मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए लोचा क्या होगा कि ये 10 थीटा तो जानते हैं आप, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है थीटा, एक्यूट भी हो सकता है। क्यों 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 ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं थीटा यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो ये तो होगा 0 to पाई में, और 0 to पाई के बीच में एंगल में आपको एक्यूट भी दिखेगा, ऑब्ट्यूज भी दिखेगा, दो टाइप का एंगल दिखेगा, है ना। तो यदि आपसे ये थीटा का वैल्यू पूछ दे तो एक्यूट निकला या ऑब्ट्यूज निकला ये तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना। माइनस निकला तो आप समझ जाएंगे ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव। यदि इसका वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा, है ना। दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा ना ऑब्ट्यूज होगा, और यदि ये पॉजिटिव आ जाए 10 थीटा तो आप समझ जाएंगे एक्यूट होगा, है ना। इससे बढ़िया है कि एक्यूट एंगल ही हम निकाल लेते हैं। ऑब्ट्यूज यदि मांगेगा तो पाई में से थीटा घटा देंगे, है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, अब आपको कह देगा एक्यूट एंगल बिटवीन, है ना, L1 एंड L2। जैसे मान लीजिए ये है L1 और ये है L2, तो यहाँ हम यदि ये कर लें कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, देन टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा m1 माइनस m2 बाय
1 प्लस m1 इंटू m2। इसको याद रखने का तरीका है सीधा, कैसे? आप जानते हैं स्लोप का मतलब टेन थीटा, तो ऐसे याद रखिए ना, टेन थीटा इक्वल्स टू 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b। चूंकि m1 भी 10 है, m2 भी 10 है, उसका मोड एक्यूट एंगल रहेगा, तो भारी नहीं है, इसको याद रखना, ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात कर करके आज कहानी को यहीं पर ख़त्म करेंगे, है ना। फिर अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको कैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है ना। क्या ये आपको समझ में आया, है ना। देखिए IIT JEE में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए एडवांस में 4-5 क्वेश्चन तो पक्का रहता है, फिक्स है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, है ना, यहाँ से। इसीलिए मेरा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना काफ़ी तगड़ा है ना, मतलब जो बोला जाए फेवरेट भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस हो गया, जितना भी चैप्टर है ऐसे मेरा सबके सब फेवरेट है। बट देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना मज़ेदार चैप्टर है जिसका जवाब नहीं है ना। यदि आपका बेसिक्स अच्छा है ना, तो ज्योमेट्री का भी थोड़ा मोड़ा बेसिक्स अच्छा है, तो आपको कोऑर्डिनेट समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और बिना कोऑर्डिनेट का कैलकुलस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। एक छोटा सा बात हम आपके बीच करना चाहते हैं कि जब हम आपको बताएं अभी कि 2 लाइन परपेंडिकुलर रहता है ना, तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कैसे हो जाता है ना। अब आ गया वो टाइम जहां पर हम आपको बता सकते हैं कि दोनों 2 लाइन परपेंडिकुलर होने पर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 क्यों आता है, ठीक है ना। 1 मिनट आप मेरे को मिटाने दीजिए। टेन थीटा इक्वल्स टू, आपको पता चल गया ना, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ चलिए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो जब थीटा क्या हो जाएगा 0, तो एंगल बनेगा ही नहीं ना। एंगल जब नहीं बनेगा देन क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। अब चलिए यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। अरे टेन 0 0 ना, थीटा की जगह पर यदि आप 0 डालेंगे तो टेन 0 क्या हो जाएगा, 0। और इधर क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 का मॉड, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। और आप एक चीज़ जान लीजिएगा, a बाय b का मॉड को आप लिख सकते हैं a का मॉड और b का मॉड। और किसी भी नंबर का मॉड यदि 0 के बराबर रहे तो उस नंबर को आप 0 के बराबर लिख सकते हैं, है ना। इसमें बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 का मॉड अलग से निकाल लेंगे, 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड अलग से निकाल लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0। m1 माइनस m2 का मॉड इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर का मॉड यदि 0 के बराबर होता है तो वह नंबर क्या हो जाता है, 0 के बराबर। इसको उठा करके जब आप इस साइड करेंगे तो m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m2, ठीक है ना। मतलब जब 2 लाइन पैरेलल देन स्लोप इक्वल, तभी हम आपको दिखा दिए थे ऐसे फिगर बना करके, ऐसे 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 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर यदि हो गया इसका, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा इसका स्लोप हो जाएगा। और आप ऐसे भी देखिए, यदि आपको टेन थीटा का फॉर्मूला मालूम है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, तब भी आप बता सकते हैं 2 लाइन जब पैरेलल होगा तो उसके बीच में कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, 2 नंबर में है इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा चलिए L1 L2 समझ में आया ना। ये वो 2 लाइन है जिसके बीच का एंगल थीटा है, ये मान लीजिए L1 और ये L2। इसका स्लोप मान लीजिए क्या है, M1 है, और इस लाइन का स्लोप है M2, ठीक है। मान लीजिए L1 L2 यदि परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं एंगल क्या हो जाएगा, इसीलिए थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्रीज, है ना। और आप जानते हैं 1090 जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, है ना। और 1090 देखिए क्या होता है, इनफाइनाइट। और ये आ जाएगा m1 माइनस m2, अलग अलग मॉड कर लेते हैं।
यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं आकर के, है ना, इसलिए वो रुक जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर कैसे आएगा, इसको कैसे हटाएं। तो देख लीजिए, मान लीजिए x कोई रियल नंबर है और इनफाइनाइट का मतलब आप जानते हैं बहुत ही बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर। आप जानते हैं ना कि यदि किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से, रियल नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड लगाने पे क्या आता है, 0। अरे किसी भी रियल नंबर में यदि आप इनफाइनाइट से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, ये बात आप याद रखिएगा। चूंकि आप जानते हैं 1 में जब आप 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.01 होता है ना, 1 में मतलब 10,000 से जब डिवाइड आप लगाएंगे तो 0.0001 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड लगाएंगे, बहुत बड़ा नंबर से, तो लगेगा आपको 0 हो गया, बट 0 होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि 0 हो गया, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए 0 हो गया। तो याद रखिएगा इस बात को, किसी भी रियल नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड लगाने पर वह नंबर क्या हो जाता है, 0। तो मेरे को यहाँ पर 0 करने में ज़्यादा फायदा है या इनफाइनाइट को लेकर के चलें, वो ज़्यादा फायदा है, 0 बनाने में ज़्यादा फायदा है। इसीलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 1 + m1 × m2 का मॉड, और इनफाइनाइट से डिवाइड लगा दीजिए m1 - m2 में, m1 - m2 के मैग्नीट्यूड में क्या कीजिए, इनफाइनाइट से डिवाइड लगा दीजिए। जो भी आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, उसमें यदि आप इनफाइनाइट से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सो आप बोल सकते हैं m1 1 + m1 × m2 इक्वल्स का मॉड इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर का मॉड यदि 0 के बराबर रहता है तो वह नंबर क्या हो जाता है, 0। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + m1 × m2 इक्वल्स टू 0, इसीलिए m1 × m2 इक्वल्स टू कितना, -1। क्या आपको समझ में आया? जब दो लाइन क्या रहे, परपेंडिकुलर, देन स्लोप को, उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, -1, और जब दो लाइन क्या रहे, पैरेलल, तब स्लोप क्या आता है, इक्वल, है ना। सबसे पहले देखिए हम आपको बताए हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। किसी भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो थीटा उस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। और स्लोप के बारे में हम आपको बताएं कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। यानी यदि किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि थीटा रहता है तो tan थीटा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, 0, वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट, है ना। चूंकि एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। चूंकि वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है ना एक्स एक्सिस के साथ होता है इनफाइनाइट, नहीं 90 डिग्री, है ना। तो tan 90 आप जानते हैं इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल यदि आपसे पूछा जाए निकालना, यदि दोनों का स्लोप मालूम है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m1, दूसरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m2, और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला याद रखने का तरीका m1 - m2 / 1 + m1 × m2 का मॉड, है ना। चूंकि जब मॉड लगाते हैं तो हमेशा एक्यूट एंगल निकलेगा, है ना। और बाद में आपसे यदि ऑब्ट्यूज पूछा जाए तो आप जानते हैं एक्यूट मालूम है, ऑब्ट्यूज कैसे निकालते हैं, पाई में से क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा उस एक्यूट एंगल को, तो ऑब्ट्यूज एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड में बताए हैं आपको हम कि यदि दो लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, -1। ये बात आपको याद रखना है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन x1, y1 पॉइंट से पास करे तथा x2, y2 पॉइंट से भी पास करे तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, है ना। इतना सारा चीज हम आज आपको पढ़ाए हैं, और ये सब चीज का टेंजेंट एंड नॉर्मल में काफी ज्यादा यूज है। यदि आपका ये स्ट्रेट लाइन अच्छा हो जाए, है ना, तो टेंजेंट और नॉर्मल समझने में बिल्कुल भी मेरे को लगता है आपको दिक्कत नहीं आएगा। वहाँ तो केवल स्ट्रेट लाइन का ही डिस्कशन हम लोग करते हैं, हमेशा आपको देखने के लिए यही मिलेगा कि एक हम लाइन का ही हमेशा क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, दो स्ट्रेट लाइन के नहीं, दो कर्व के बीच का एंगल निकालेंगे। मतलब जब दो कर्व के बीच का एंगल निकालेंगे वहाँ पर भी दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल ही हम लोग निकालते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन का 99.9% योगदान रहेगा टेंजेंट नॉर्मल को समझने में, है ना। यदि आप यहाँ मेरे जो 1-2 लेक्चर है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, है ना, यदि आप इसको कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता है टेंजेंट एंड नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा भी समझने में, है ना। आगे जितने भी रॉल्स थ्योरम्स हम पढ़ाए हैं उनको समझने में आपको दिक्कत आएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम जितना आपको पढ़ाएं उसका आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।